हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. So earlier classes में हम थोड़ा बहुत acids और bases के बारे में पढ़ चुके हैं कि एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट खट्टा रहता है और बेसिस का टेस्ट कड़वा तूरा रहता है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो अगर घर में किसी ने ज्यादा खाना खा लिया है और उसे एसिडिटी हो गई है तो आप इन सारी चीजों में से उसे क्या सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर या तो फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन। अब देखिए, लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। तो इसका नाम देख के हमें समझ में आ गया कि अगर एसिडिटी हुई है तो हमें और एसिड नहीं देना है, वरना तो जो एसिड का अमाउंट है स्टमक में वो और इंक्रीज हो जाएगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे? बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस होता है और जब एसिड और बेस मिलता है तो एक दूसरे की इफेक्ट नलिफाई हो जाती है और बन जाता है सॉल्ट इन वाटर। Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect. तो जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर एसिडिटी हुई है तो हम उसे सजेस्ट करेंगे कि बेस देना चाहिए ताकि एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर सके। Recall how we tasted sour and bitter substances without tasting them. तो अब हर एसिड्स और बेसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हार्मफुल होगा ना। तो फिर हमारे पास कोई एक मेथड होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि भाई ये जो भी गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो पहले के अर्लियर स्टैंडर्ड में हमने लिटमस पेपर वगैरह से चेक किया था, वही मेथड यहाँ पे थोड़ी और डिटेल में आपको बताई गई है। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. ये बात आपको याद रखनी है कि एसिड्स का जो सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा, और उसके अंदर अगर आप लिटमस पेपर डिप करोगे तो वो कौन सा कलर चेंज करेगा? तो अगर ब्लू लिटमस होगा तो ब्लू लिटमस टर्न हो जाएगा रेड के अंदर। Whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. और बेसिस कैसे होते हैं? वो तूरे होते हैं, कड़वे होते हैं, और वो क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कलर चेंज हो जाएगा। अगर एसिड होगा तो ब्लू टू रेड, और अगर बेस होंगे तो रेड टू ब्लू। अब ये लिटमस क्या है? तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। Have you noticed that a stain of a curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? तो क्या कभी आपने नोट किया है कि जब टर्मरिक वाला कोई धब्बा होता है, स्टेन मतलब दाग या धब्बा, करी का जो धब्बा लग जाता है, तो जब उसको आप सोप उस पर रब करते हो तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोप है, साबुन जो होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। अब टर्मरिक एक इंडिकेटर है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स इनटू रेड कलर व्हेन इट इज एडेड टू अ बेस। तो टर्मरिक जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपना कलर चेंज करेगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो बेस है। एंड नो चेंज इन एसिड एज वेल एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, और एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा। तो हमें समझ जाना है कि वो एसिड है या तो फिर न्यूट्रल है। ठीक है, पर यहाँ पे जबकि हमने ये सोप यूज किया, साबुन इस्तेमाल किया, वो बेसिक है नेचर में, इस वजह से जो धब्बा था, जो स्टेन था, उसका कलर चेंज हुआ और रेडिश ब्राउन हो गया। अब उसके ऊपर अगर आप ज्यादा पानी डालोगे, प्लेंटी ऑफ वाटर अगर आप अप्लाई करोगे, ज्यादा पानी डालोगे वो क्लोथ के ऊपर, तो फिर से एज इट इज हो जाएगा, मतलब फिर से जो कलर था वो येलो हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस। तो अभी ऊपर जो हमने देखे लिटमस और टर्मरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब बहुत सारे मार्केट में सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। In this chapter, we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect,
and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. तो ये चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेस, वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, किस तरीके से अपना जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, नलीफाई करते हैं, और डे टू डे में भी बहुत सारे एसिड्स और बेस इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. तो यहाँ पे लिटमस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि लिटमस क्या है. तो वो पर्पल कलर की डाई होती है जिसे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो थैलोफाइटा नाम के जो प्लांट डिवीजन है उनमें से ये एक है. और यहाँ पे लाइकेन का भी मैंने बताया हुआ है आपको कि इट इज अ वेरी स्मॉल ग्रे और येलो प्लांट होता है. ठीक है. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. तो जब वो कुछ नहीं होता, ना ही बेसिक ना ही एसिडिक, तो उसका कलर होता है पर्पल. And there are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium. तो इसके अलावा भी टर्मरिक, लिटमस के अलावा भी बहुत सारे दूसरे नेचुरल मटेरियल्स हैं जिनका हम एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, which indicate the presence of acid or base in a solution, and these are called acid base indicators or sometimes simply indicators. तो हम इन्हें indicators कहते हैं क्योंकि ये indicate करते हैं कि solution acid है या base है. उसके बाद एक क्वेश्चन है, you have been provided with 3 test tube. तो आपके पास 3 test tube है. One of them contain distilled water, एक के अंदर है distilled water, दूसरे में है acidic solution और थर्ड वाले में है basic solution. और आपको एक ही लिटमस पेपर दिया गया है जो है रेड लिटमस पेपर. अब आपको बताना है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें डिस्टिल वाटर है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे जब रेड लिटमस पेपर को आप एसिडिक सोल्यूशन में डिप करोगे तो कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम आगे ही पढ़ चुके हैं कि जब लिटमस पेपर ब्लू होता है और आप उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो तो वो ब्लू टू रेड होता है और हमें पता चलता है कि एसिडिक सोल्यूशन है. अब ये ऑलरेडी हमारे पास एक ही लिटमस पेपर दिया हुआ है और वो है रेड, तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा. अब आप बेस के अंदर जब ये डिप करोगे तो क्या होगा, वो रेड टू ब्लू हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक है. और डिस्टिल वाटर में कोई चेंज नहीं होगा, सो नो चेंज. अगला टॉपिक है 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस. 2.1.1 एसिड्स एंड बेसेस इन द लेबोरेटरी. एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड that is HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, acetic acid CH3COOH, sodium hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH twice, potassium hydroxide KOH, magnesium hydroxide MgOH twice and ammonium hydroxide NH4OH. Put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and taste with a drop of the indicator shown in the table 2.1. What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each of the solutions taken? And tabulate your observations in table 2.1. अभी देखिए ये जो भी एसिड हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रख लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन है तो मैंने यहाँ पे एसिड लिखा है, मतलब यहाँ पे ये आ गया HCl, H2SO4, HNO3 और ये है एसिडिक एसिड, तो ये एसिड के ग्रुप में आ गए. उसके बाद वाले जितने भी हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस हैं तो इन्हें हम बेस लिख देते हैं. अब वॉच ग्लास में वन बाय वन हमें ये एसिड लेने हैं, तो पहले हम एसिड के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखेंगे. तो मैंने क्या किया, एसिड लिया सबसे पहले और रेड लिटमस को जब हम एसिड में डालेंगे तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई इफेक्ट नहीं होगी, रेड लिटमस पेपर जो है वो एज इट इज रहेगा. ठीक है. उसके बाद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के अंदर आप चेक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है. अब यहाँ पे फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन लेना है. फिनोल्फथैलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस होता है और मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर है वो ऑरेंज होता है. तो जब हम वॉच ग्लास में एसिड लेंगे और उसके ऊपर फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन के ड्रॉप डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब कलरलेस ही होता है, वो कलरलेस ही रहेगा. इट मीन सॉल्यूशन एसिड है.
अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन की। तो इसमें भी कुछ वैसा ही रहेगा कि वो ऑलरेडी ऑरेंज रेड होता है और जब आप एसिड डालोगे तब भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, इट मीन्स वो एसिड है। अब बात करते हैं हम बेस की। बेस को हम कैसे चेक करेंगे? तो जब रेड लिटमस सोल्यूशन को हम बेस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे उसकी ड्रॉप्स, तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई रेड टू ब्लू हुआ, इट मीन्स वो बेस है। ब्लू लिटमस में अगेन कोई इफेक्ट नहीं होगी। फिनोल्फथैलीन ऑलरेडी वो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो कलरलेस होता है, पर जब बेस के अंदर उसके आप ड्रॉप डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि भाई ये जो आपने सोल्यूशन लिया है वो बेस का है। और जब आप मिथाइल ऑरेंज का सोल्यूशन बेस में डालोगे, मतलब कुछ ड्रॉप्स उसके डालोगे बेस के अंदर, तो उसका कलर टर्न हो जाएगा येलो के अंदर। So this indicators tells us whether a substance is acidic or basic by the change in color. तो कलर चेंज होने से हमें पता चल रहा है कि जो सोल्यूशन है, जो सब्सटेंस है, वो एसिड है या बेस है। And there are some substances whose order changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. अब ऊपर वाले जो अभी हमने देखे वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किए? कलर चेंज होने से हमें पता चला। अब ऑल्फैक्टरी का क्या मतलब होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब सूंघने से जो हमें बताएं कि आपके जो सोल्यूशन है, आपके जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, तो उसे हम ऑल्फैक्टरी कहेंगे। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघने वाला। सो लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर्स। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक्टिविटी 2.2 में। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। तो कुछ चॉप्ड अनियंस लेनी है प्लास्टिक के बैग में और उसके अंदर क्लीन क्लॉथ की पट्टी भी डाल देनी है और उसे ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख देनी है, ताकि अच्छे से जो अनियन का जूस है वो उस कॉटन का जो क्लॉथ है उसके अंदर अच्छे से वो मिक्स हो जाए। एंड द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। और अब वो जो कपड़ा हमने लिया क्लॉथ का, उससे हमें चेक करना है एसिड और बेस में डिप करके कि भाई अनियन की स्मेल से हमें पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। टेक 2 of this cloth strip and check their order. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on the strip and few drops of dilute NaOH. HCl एसिड है, NaOH बेस है। अब देखिए, जब जो अनियन पेस्ट आप समझिए, मतलब वो जो क्लॉथ स्ट्रिप है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अनियन पेस्ट के अंदर जो हमने डिप किया था वो स्ट्रिप को के ऊपर अगर आप बेस डालोगे और उसको स्मेल करोगे, सो अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो अब जो अनियन की बदबू कहेंगे एकदम वो स्ट्रॉन्ग वाली ना स्मेल, अब वो नहीं आएगी वो। इट मीन्स गिवन सोल्यूशन बेस है। और अगर एसिड होगा ना तो एज इट इज रहेगी, जो अनियन की स्मेल है वो एज इट इज रहेगी, डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द अनियन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एसिड है। तो बेस होगा तो अनियन की स्मेल चली जाएगी और अगर एसिड होगा तो एज इट इज रहेगी। वनीला एसेंस के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। द स्मेल ऑफ वनीला वेनिसेस विद बेस, तो बेस के साथ चली जाएगी, पर अगर एसिड होगा तो एज इट इज रहेगी। क्लव ऑयल जो लौंग जिसे कहते हैं, उसके साथ भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर बेस होगा तो स्मेल ऑफ क्लव ऑयल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, चली जाएगी, क्लव की जो स्मेल है वो नहीं आएगी आपको। और अगर एसिड होगा तो स्मेल एज इट इज रहेगी। अब देखिए यहाँ पे तीन में हमने देखा कि जब बेस होता है तो स्मेल डिटेक्ट नहीं हो रही है और एसिड में एज इट इज रह रही है, तो उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि whether the given substance are acid or base. So which of this vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observations? तो हमने तीनों में देखा, तीनों की हम हेल्प ले सकते हैं एज एन olfactory indicators, क्योंकि तीनों से हमें पता चल रहा है एसिड्स और बेसिस के बारे में, हम फर्क पता कर पा रहे हैं उसको सूंघ के। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. तो कुछ और एक्टिविटीज भी करते हैं, आगे पढ़ते हैं उनके बारे में और ज्यादा हम एसिड्स और बेसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 है, एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या करना है इसमें? सो सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन पेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन इट। तो यहाँ पे 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने हैं। What do you observe on the surface of zinc granules? तो क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका?
पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन, और जो भी गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है ये डिलीवरी ट्यूब में से, इसको कौन से सोल्यूशन से पास करवाना है, तो सोप सोल्यूशन से। अब हमें पता है कि सोप का जो सोल्यूशन है वो बेस होता है। वायर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्यों बबल्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फील्ड बबल, और यहाँ पे जब ये बबल्स निकलेंगे वहीं पे आपको बर्निंग कैंडल ला के रखनी है। What do you observe, क्या देखने को मिलेगा, और ये एक्टिविटी सेम हमें दूसरे एसिड के साथ भी रिपीट करनी है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एज वेल एज एसिटिक एसिड। सो आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट, तो क्या सभी एसिड्स के साथ ये ऑब्जर्वेशन सेम होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम देखने को मिलेंगे, या आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट हमने देखी यहाँ पे कि एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स एज वेल एज 5 ml HCl गैस लिया हमने, एसिड लिया हमने। इसके अलावा फिर हम HNO3 और उसके साथ भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो जब जिंक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो जनरल क्या रिएक्शन बनता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पे ये जो HCl है और HNO3 है एज वेल एज H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और ये जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है। तो जब भी मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, पर ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ना, ये लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे गैस कैसा वाला लिया है, एसिड कैसा वाला लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, ठीक है। अब जब ये सेम रिएक्शन आप एसिटिक एसिड के साथ रिपीट करोगे तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा नो डाउट, पर उसका अमाउंट आपको कम मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप HCl के साथ ये रिएक्शन करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, एज वेल एज HNO3 के साथ भी ऐसा ही होगा। So note that the metal in the above reactions displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called a salt। तो यहाँ पे जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। फिर से एक बार, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as, तो ऐसे आपको जनरल फॉर्म में वर्ड में आपको अगर ये रिएक्शन लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हो कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व, तो वो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको लिख के बता दिया है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करना है, उसे वार्म करना है और एक्टिविटी रिपीट करनी है और फिर ऑब्जर्वेशंस नोट करने हैं। तो जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये है NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा जिंक मेटल, और दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट। सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ये है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन रिलीज होगा। You find again that hydrogen is formed in this reaction. However, such a reactions are not possible with all metals. तो सभी के साथ ये possible नहीं होगा definitely. यहाँ पे मैंने कुछ metals के नाम लिखे हैं, जिंक है, एल्यूमिनियम है, टिन है, लीड है। अब ये सारे एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं? सो एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड एज वेल एज बेस, उसे हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक मेटल्स। सो जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, लीड, ये सारे एम्फोटेरिक मेटल्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा 2.1.3, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे है एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B। यहाँ पे A बताई है, वैसे एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसको हमें लेबल करना है B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A, और दूसरी जो B टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर 0.5 ग्राम हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, और फिर उसके अंदर हमें एसिड ऐड करना है। अब देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बेस है, ठीक है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, एसिड। तो फिर से वही रिएक्शन होगी कि भाई एसिड और बेस मिलेगा तो
क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। Now what do you observe? And pass the gas produced in each case through lime water. और जो भी गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमें लाइम वाटर से पास करना है। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH ट्वाइस, और फिर आपको आपके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या लिया था, Na2CO3 N2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसमें हमने HCl ऐड किया तो क्या बनेगा, NaCl, है ना। अभी NaCl का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, एज वेल एज वाटर और CO2 भी रिलीज होगा। टेस्ट ट्यूब बी में हमें लेना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें ऐड किया HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बनेगा NaCl प्लस H2O एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। फिर क्या कहा एक्टिविटी के अंदर कि जो भी गैस रिलीज हो रहा है उसे हमें पास करना है लाइम वाटर से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से जब हम इसे पास करेंगे तो हमें CaCO3 के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे एज वेल एज वाटर, मतलब वाटर के अंदर ही इसके कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले उसके ऊपर हमें और अंदर उसमें क्या करना है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करना है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, वो सोल्यूबल हो जाएंगे वाटर के अंदर, और उसकी यहाँ पे रिएक्शन बताइए कि जो CaCO3 के प्रेसिपिटेट थे उसमें पानी में ही थे ये, उसके अंदर हमने और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट मतलब ज्यादा अमाउंट में जब पास किया तो मिला ये CaHCO3 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाइमस्टोन चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो लाइमस्टोन चौक और मार्बल है वो अलग अलग फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। तो जनरल अगर आपको ये रिएक्शन समराइज करनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। आगे देखते हैं 2.1.4 हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आपकी स्कूल एग्जाम हो, चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उसे एक और तरीके से भी कहते हैं कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखो, तब भी आपको वही लिखना है कि एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, राइट। अगर ऐसे बोलते हैं कि भाई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। मतलब कहीं से भी आप घुमा फिरा के ये क्वेश्चन वाइस वर्सा आपको पूछ सकते हैं। सो एक्टिविटी 2.6 टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो बेस है इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर हमें क्या डालना है, फिनोल्फ्थेलिन के ड्रॉप डालने हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आगे जब हमने टेबल पढ़ा स्टार्टिंग में उसी में हमने पढ़ा था कि फिनोल्फ्थेलिन का तो वैसे खुद का जो कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है, पर जब आप उसको बेस के अंदर उसके कुछ ड्रॉप ऐड करोगे ना तो वो कलर चेंज करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है, ये बेस है, आपका जो सोल्यूशन है वो बेस है, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन ने अपना कलर चेंज कर लिया, वो कलरलेस से पिंक हो गया। पिंक कब होता है, जब वो बेस होता है तभी फिनोल्फ्थेलिन पिंक होगा। अब हमें क्या करना है उसमें, एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू दी अबो सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब समझिए, देखिए पहले क्या था, एक टेस्ट ट्यूब था, उसमें NaOH सॉल्यूशन डाला मतलब कि बेस, उसमें आपने डाला फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, पिंक कलर का था। अब उसमें आपने डाल दिया एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा ना, आपने बेस के अंदर एसिड डाल दिया। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फ्थेलिन चेंज, क्योंकि एसिड और बेस मिला के तो न्यूट्रल बन जाता है, और न्यूट्रल के अंदर तो वो कलरलेस हो जाता है, इस वजह से वो पिंक से कलरलेस हो गया। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबोव मिक्सचर। अब फिर से उसके अंदर NaOH डालना है। सो डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थेलिन रीअपीयर, तो बिल्कुल, अब बेस बढ़ गया, उसके अंदर आपने NaOH डाल दिया ना, अब बेस में फिर से वो पिंक कलर देगा। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई फिनोल्फ्थेलिन बेस अगर होगा तो वो पिंक कलर देगा, तो पिंक हो जाएगा फिर से, एज सिंपल एज दैट। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और पानी बनेगा, दैट इज H2O। और ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और सिंपल जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हो कि बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर।
So this is very important and very simple reaction. आगे देखते हैं 2.1.5 रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। तो जब मेटल के ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है। सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है एक बीकर के अंदर और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है स्लोली वाइल स्टारिंग, मतलब हलाते हुए, ठीक है, स्टर करना है, हलाना है। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट इज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो क्या कलर चेंज होगा या सेम रहेगा। अब मैं पहले आपको बता दूं कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, और जब आप उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो वो सॉल्ट बन जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक से वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन, ठीक है। सो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो अब क्यों ब्लू ग्रीन हो गया, क्योंकि पहले तो ये कॉपर ऑक्साइड था, अब ये कॉपर क्लोराइड हो गया, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 लिखा है ये कॉपर का वैलेंसी है, ठीक है। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर 1 क्लोरीन होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। उसका आउटर मोस्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे कॉपर 2 डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 2 Cl लिया है, ठीक है। द जनरल रिएक्शन कैसे लिख सकते हो आप इसकी, कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको देखो ये वैलेंसीज भी बताई कि भाई कॉपर का +2 वैलेंसी, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रोमन लेटर में यहाँ पे बताया हुआ है 2 आगे लिख के, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड का पहले कलर होता है ब्लैक और जब वो कॉपर क्लोराइड बन जाता है तो उसका कलर हो जाता है ब्लू ग्रीन। तो ये एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ बेस। तो जब बेस प्लस एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। और अगर इसको हमें आगे भी लिखना है तो हम आगे भी लिख सकते हैं, अगर HCl + CuO लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इन शॉर्ट जनरल हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, तो वो एसिडिक होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं हर बारी, कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे भी करके आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये मेटल के ऑक्साइड के एग्जांपल लिख दो, या तो फिर मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबो रिएक्शन, जो ऑलरेडी मैंने आपको करके बता दिया है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये बेसिक ऑक्साइड का, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो अगर डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं आपको कि बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल लिखो, तो आपको लिख देना है कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड्स, राइट। ये सारे एग्जांपल हो गए बेसिक ऑक्साइड्स के। 2.1.6 रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ऊपर क्या थे, मेटल के ऑक्साइड्स, वो कैसे थे नेचर में, बेसिक थे। अब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। So you show the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5, जो वो लाइम वाटर के साथ की थी वो वाली। Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and acid, we can conclude that non-metal oxides are acidic in nature. तो तब से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बेस है, इसका रिएक्शन किसके साथ किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एसिडिक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो इसमें नॉन मेटल का ऑक्साइड कह सकती हूँ, बिल्कुल। तो जब बेस और एसिड मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और यहाँ पे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। सो एक रिएक्शन तो आपको पक्का याद ही रखनी है कि भाई एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर, ये रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? तो भाई क्यों नहीं रखते हो उसके अंदर, क्योंकि कर्ड
और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एसिड्स होते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि उनके अंदर एसिड्स होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि कर्ड और अदर सब्सटेंसेस के अंदर एसिड्स होते हैं, और एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस वजह से उसको उसमें रखना सही नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल? इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और आप इसका जो प्रेजेंस है हाइड्रोजन गैस का वो कैसे चेक करोगे? तो जब जहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में जहाँ से ये निकल रहा है उधर पे अगर आप एक बर्निंग कैंडल लाके रखोगे तो पोप साउंड क्रिएट होगा, उससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफिल्वेंसेस। हमें नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड है, ए अननोन है, ठीक है, पर इतना बताया है कि जो ए है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है? एफिल्वेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूशेस अ बर्निंग कैंडल। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride। तो इनडायरेक्टली ये भी कह दिया है कि भी कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो जब एसिड CaCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और CO2 भी प्रोड्यूस होता है जो एक्सटिंग्यूशर का काम करता है, और साथ में पानी भी बनेगा। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में अभी इतना ही पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको 2.2 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे।